अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम क्या है, वो एक क्या चीज है जिसे आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं दोस्तों। तो मैं जानता हूं कि आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर भारतीयों का, ज्यादातर हिंदुस्तानी का जवाब एक ही होता है, वो है अपना घर खरीदने का सपना। तो चलिए आपके इस सपने को हकीकत में बदलते हैं और आपका घर कैसे आप लें और कैसे आप बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आपको अपना घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप अपना घर लेने के इच्छुक हैं तो आपको क्या बैंक से फाइनेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होम लोन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं, कौन वो लोग हैं जिनको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकता है और वो अपने घर खरीदने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हु आर एलिजिबल, यानी कि वो कौन लोग हैं जो होम लोन के लिए एलिजिबल है। तो हर एक वो भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो होम लोन लेने के लिए एलिजिबल है, यानी कि बैंक उसे होम लोन दे सकते हैं, बशर्ते उसका एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी कि उसके इनकम का एक सोर्स हो जहां से वो होम लोन के रीपेमेंट को पूरा कर सके। इवन दोस्तों कि अगर आप विदेश में रहते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, तो भी आप अपना ड्रीम होम परचेज कर सकते हैं, बैंकों ने इसके लिए प्रावधान कर रखे हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में है तो आप घर खरीद सकते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि टेन्योर, यानी कि ये लोन आपको कितने समय के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये लोन जो है वो आपको 30 सालों के लिए मिलता है, यानी कि अगर आप और आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट जो आपकी उम्र है वो 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 30 साल के लिए लोन मिल जाएगा। आपकी उम्र अगर 50 साल है तो आपको 20 साल के लिए लोन मिलेगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है उसमें यह तय होता है कि आपको अपना जो रीपेमेंट है वो 70 सालों के पहले कंप्लीट कर लेना। अब होम लोन किनको मिल सकता है? होम लोन सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जिनका एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी कि बैंक जब आपसे ये पूछे कि आप अपनी ईएमआई को कैसे रीपे करेंगे तो आपके पास एक उसका उत्तर होना चाहिए। इसे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं और सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं सैलरी होल्डर, यानी कि वो लोग जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहे हो, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, यानी बैंकों में उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप सबमिट करनी होगी। 2 इयर्स का आईटीआर या फॉर्म 16 जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको जहां पे भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां की आपको आइडेंटिटी कार्ड आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बैंक का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है केवाईसी, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इन सब चीजों के अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट आपको बैंक को देने पड़ते हैं वो है एग्रीमेंट टू सेल। जी हाँ, आपने जहां से भी आपने ये निश्चित कर रखा है कि मैं फ्लैट फलाना बिल्डर से लूंगा, तो आपको उसका एक एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, और जो बिल्डर है वो एग्रीमेंट टू सेल करता है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट बैंक को देने पड़ेंगे। जो सेकंड कैटेगरी है उनमें से आते हैं प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर, वकील, उन्हें क्या देना पड़ेगा, तो उन्हें 2 साल और कहीं कहीं 3 साल का आईटीआर देना पड़ता है। उनको अपना पर्सनल बैलेंस शीट सबमिट करना पड़ता है। 6 मंथ का जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसे सबमिट करना पड़ता है। बैंक को आपको अपनी केवाईसी जो है वो तो देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आप जो भी प्रोफेशन में, सपोज करिए कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप वकील हैं तो आपने बार काउंसिल से जो निबंधन दे रखा है आपको उसको देना पड़ेगा। जो थर्ड कैटेगरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहां पे जानकारी का काफी अभाव है, वो है बिजनेसमैन की कैटेगरी, यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक को देने पड़ेंगे। सबसे पहले 3 इयर्स का आपको बैलेंस शीट देना पड़ेगा। आप जिस भी बिजनेस को कर रहे हो उसका बैलेंस शीट आपको 3 इयर्स का देना पड़ेगा। 3 इयर्स का आपको आईटीआर देना पड़ेगा। आपको जीएसटी रिटर्न देना पड़ेगा। ये 3 इयर्स का देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पिछले 1 साल का जीएसटी रिटर्न देना पड़ेगा, ताकि बैंक ये देख सकें कि आपने जो अपना इनकम डिक्लेयर किया है आईटीआर में या जो आपका बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो जीएसटी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कहीं ना कहीं से आपने निबंधन करवा रखा होगा, यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर होगा, या अगर नगर निगम के क्षेत्र में पड़ते हैं तो नगर निगम ने आपको लाइसेंस दे रखी होगी कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको वो निबंधन बैंक को प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट केवाईसी की होती है, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना होता है, तो खैर वो तो आपको देना ही पड़ेगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप घर ले रहे हैं तो सबसे पहले घर को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक फ्लैट और दूसरा ओन कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम यहाँ फ्लैट की बात करते हैं। फ्लैट के केस में सबसे पहले आपको एक जो भी बिल्डर से आप फ्लैट परचेज कर रहे हो उनसे एग्रीमेंट टू सेल करवानी पड़ेगी, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद जो रिपेमेंट प्लान है वो बिल्डर देता ही है, तो वो आपको रिपेमेंट प्लान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिल्डर्स है वो बैंक को अपने सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, यानी कि उनका जो उन्होंने नेसेसरी अप्रूवल्स ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं, उन्होंने अपना मैप अप्रूव करवाया है कि नहीं करवाया है, रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आप ये प्रेफर करें कि जो प्रॉपर्टी है वो बैंक से अप्रूव्ड हो, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। जो बिल्डर है उनको भी डॉक्यूमेंट बार बार सबमिट नहीं करनी पड़ती, उन्होंने एक बार सबमिट कर दिया, बैंक ने अप्रूव कर दिया, दैट्स ऑल। यहाँ पे फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। फिर रिपेमेंट प्लान के हिसाब से आपका जो लोन है वो लोन अकाउंट डेबिट होते रहेगा, और बिल्डर जो डिमांड जब भी रेज करेगा तो बैंक का कोई पर्सन जो है वो कंस्ट्रक्शन को जाकर फिजिकली वेरीफाई करता है, और फिजिकली वेरीफाई करने के हिसाब से अगर उसको सही लगता है कितने रुपए उसको बिल्डर को देने चाहिए, तो वो आपके कंसेंट लेकर के उतने रुपए बिल्डर को दे देते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो है कंस्ट्रक्शन, यानी आपके पास एक प्लॉट है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्लॉट के लिए भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, आप बैंक में अप्रोच करके लोन ले सकते हैं। तो सबसे जो दूसरी कैटेगरी है वो है कंस्ट्रक्शन वाली कैटेगरी, यानी कि आपके पास एक प्लॉट है और आप उस पे एक घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को फ्लैट पसंद नहीं होती है, वो चाहते हैं कि हम एक अपना खूबसूरत सा घर अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवाएं, तो ये उनके लिए। अगर आपके पास प्लॉट है तो आपको नेसेसरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। नेसेसरी अप्रूवल्स में जो सबसे महत्वपूर्ण अप्रूवल है वो है मैप, यानी कि आपका जो घर है वो जो भी अथॉरिटी है वहां पे, अगर नगर निगम है तो नगर निगम से होना चाहिए, जिला परिषद है तो जिला परिषद से होना चाहिए, यानी जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो वहां पे मैप अप्रूव करती है, आपको अपना मैप उनसे अप्रूव करवाना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने घर के लिए एक एस्टिमेट बनवाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक घर है जो आपने अनुमान लगाया है कि इसको घर को बनाने में हमें 50 लाख रुपए लगेंगे, तो उसका एक एस्टिमेट है जो आपको वैल्यूअर बना करके दे देगा कि आप ये एस्टिमेट लीजिए, इस हिसाब से एस्टिमेट आपका बन जाएगा। बैंक उस एस्टिमेट को वेटिंग करती है। वेटिंग मतलब आपने जो एस्टिमेट दिया है वो बैंक को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर बैंक को सही लग रहा है तो बैंक उस पर लोन अप्रूव कर देती है, और कंस्ट्रक्शन वाइज आपको पेमेंट मिलते रहेगा। कंस्ट्रक्शन वाइज कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि बैंक ने आपको सबसे पहले 10 लाख रुपए रिलीज किए, अभी 10 लाख रुपए का आपको काम करवाने हैं, और जब आप काम करवा लेते हैं तो आप दोबारा बैंक के पास जाते हैं, अपना डिमांड रेज करते हैं कि आपने जो 10 लाख रुपए दिए थे वो हमने काम करवा लिए, ये उसके रिसीट्स हैं, यानी कि जो भी आपने परचेज किया, सीमेंट परचेज किया है, छड़ परचेज किया है, ईंट परचेज किया है आपने, तो ये उसके रसीद हैं, और ये ले लीजिए। आप हमारी प्रॉपर्टी को फिजिकली वेरीफाई कर लीजिए। बैंक वाले फिर वहां पे जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे, सब कुछ उनको संतुष्टि हो जाएगी, तो फिर वो नेक्स्ट पेमेंट रिलीज करेंगे ताकि आप अपना अगला काम कर सकें। और जब आप अपने घर को बनवा लेंगे तो आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नॉर्मली जो जहां से आपने मैप अप्रूव करवाया है वही अथॉरिटी देती है, तो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लें और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट को बैंक को दे दें। बैंक अपने तरफ से भी वेरीफाई कर लेगी, सब कुछ उसे सही लगेगा तो बैंक जो भी, अगर आपको कुछ बचा हुआ भी है अमाउंट लोन में से, तो वो आपको रिलीज कर देगी। तो दोस्तों होम लोन में इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी एक और फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। Thank you very much for watching this video. Thank you.